हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपकी जो क्लास है ये पॉलिटी की रहेगी। ठीक है, इसमें आज हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है और क्यों इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसके संबंध में हम पूरी चर्चा आप करेंगे इसमें। ठीक है, या 1909 का अधिनियम, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मार्ले क्या था, देखो उस टाइम पर भारत सचिव, जो ब्रिटेन में भारत सचिव था, ठीक है, कौन थे, मार्ले, और मिंटो कौन था, यहाँ का वायसराय। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो सुधार लाया गया, यहाँ पर जो अधिनियम लाया गया उसे क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। सुधार कुछ नहीं हुआ, बस केवल यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, मार्ले कौन थे, भारत सचिव, याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत सचिव थे, भारत सचिव। ठीक है, और ये कौन थे, वायसराय। ठीक है, ये भारत सचिव और ये वायसराय। ठीक है, इनके द्वारा जो सुधार लाया गया, जो एक्ट लाया गया, उसे क्या बोलता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसकी विशेषताएं यदि आप देखते हैं, सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, जो केंद्रीय विधान परिषद थी और प्रांतीय विधान परिषद थी, उनके आकार में वृद्धि की गई। ठीक है, केंद्रीय और ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। देखो, प्रांतीय विधान परिषद क्या प्रांत के हिसाब से थी, अलग अलग उनमें संख्या होनी थी, लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद थी उनकी संख्या क्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, संख्या बिल्कुल भी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, कहीं नहीं पूछी जाती है संख्या। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, अगला है, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत जारी रहा। ठीक है, केंद्रीय परिषद में मतलब जो मत है किसका माना जाएगा, केवल सरकारी जो सदस्य है उसी का माना जाएगा। ठीक है, सरकारी बहुमत जारी रहा, परंतु प्रांत में क्या गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति। ठीक है, परंतु प्रांतों में क्या गैर सरकारी सदस्य, सदस्यों के बहुमत की अनुमति। ठीक है, बहुमत की अनुमति दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे पहले क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। फिर केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत जारी रहा। ठीक है, सरकारी बहुमत मतलब जो सरकारी सदस्य का मत था वो यहाँ पर जारी रहा, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य भी अब क्या मत अपना दे सकता था, उसको भी बहुमत अब दिया जाएगा। ठीक है, अगला है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय शामिल। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय क्या शामिल किए गए। ठीक है, प्रथम भारतीय शामिल। ठीक है, कौन शामिल हो गए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि विधि सदस्य थे। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया था। कब किया गया, 1909 के अधिनियम। ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र, सीधा क्वेश्चन बनेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सम्मिलित किया गया था, किसके द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, या फिर मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। मार्ले थे, ठीक है, भारत सचिव मार्ले के द्वारा सैयद हुसैन गिलग्रामी और केजी गुप्ता, मार्ले द्वारा। ठीक है, सैयद हुसैन गिलग्रामी और केजी गुप्ता। ठीक है, केजी गुप्ता को, ठीक है, मार्ले जो कि भारत सचिव थे, इनके द्वारा सैयद हुसैन गिलग्रामी और केजी गुप्ता को इंडिया काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया। ठीक है, इंडिया काउंसिल, भारत परिषद में इन्हें सम्मिलित किया गया। ठीक है,
नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मार्ले द्वारा जो कि भारत सचिव थे, इनके द्वारा किसको, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता, इन दोनों का नाम भी पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, इनको किस में, इंडिया काउंसिल में क्या सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, तो देखो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में कौन कौन आए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, और इंडिया काउंसिल में कौन कौन आए, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता, किसके द्वारा सम्मिलित किए गए, मार्ले के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अगला है जो विधान परिषद थी उनके चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, अब वो किसी भी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे। ठीक है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनकी चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न वो पूछ सकते थे और बजट पर बहस कर सकते थे, अपने विचार उस पर प्रस्तुत कर सकते थे। ठीक है, जो विधान परिषद है इनके चर्चा कार्यों का दायरा जो बढ़ा दिया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था, जो मुस्लिम प्रतिनिधि होगा, मुस्लिम सदस्य होगा, ठीक है, उसका चुनाव कौन, मुस्लिम मतदाता करेंगे। ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, मतलब प्रतिनिधि है, उसका चुनाव कौन करेगा, जो मुस्लिम मतदाता है वही उसको वोट देगा और वो उसका चयन करेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई, मतलब भारत को बांटने का देखो प्रयास शुरू हो गया। यहाँ पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, किसको जनक माना जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है भारत में, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, मिंटो को। ठीक है, मिंटो, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, मिंटो को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इतना। अगला विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, क्या क्या चर्चा कार्य थे उनके, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर विचार प्रस्तुत करना। ठीक है, इसको ये बढ़ा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को, जो 3 परिषद अधिनियम आए हैं उनमें ये अंतिम है। ठीक है, मिंटो कौन था उस टाइम पर, वायसराय था। मार्ले कौन था, भारत सचिव था। विशेषता क्या है, देखो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, उनमें जो सदस्यों की संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, केंद्र में 16 से 60 हो गई, जबकि प्रांतों में अलग अलग। ठीक है, फिर केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत जारी रहा, जो सरकारी सदस्य का बहुमत था वो यहाँ पर जारी रहा, लेकिन प्रांतों में उसको बहुमत को गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत भी माना गया। ठीक है, उसको अनुमति दे दी गई। कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय शामिल हुए वायसराय के कौन हुए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिल्कुल याद क्वेश्चन का आएगा ये। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, फिर मार्ले द्वारा सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता को इंडिया काउंसिल में शामिल किया गया। ठीक है, और अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, और किसे माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को भारत में माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या था, जो मुस्लिम प्रतिनिधि है उसका चुनाव कौन करेगा, मुस्लिम मतदाता करेगा। ठीक है, और विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया। अब वो बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, एक तिथि याद रखिएगा, 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917। ठीक है, इस तिथि को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार घोषणा की गई। ठीक है, क्या की गई कि उसका उद्देश्य क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना क्या है उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी क्रम में भारत में, मतलब 20 अगस्त को उसने घोषणा क्या करी कि भारत, उसका उद्देश्य क्या, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, को घोषणा की गई कि उद्देश्य क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना।
करना, ठीक है, स्थापना करना, ये क्या है, उद्देश्य है। ये घोषणा की गई, किसने की, ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। क्या घोषणा करी 20 अगस्त 1917 को, कि उसका उद्देश्य क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, 1919 में कौन सा सुधार लाई, ये सुधार, ठीक है। 1919 में क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, ठीक है। 1919 में इसको लाए, जो कि लागू कब हुआ, 1921 से लागू, ठीक है। 1921 में क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें मॉन्टेग्यू कौन है, मॉन्टेग्यू है भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है उस टाइम का, वायसराय, ठीक है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव। और 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई कि उसका उद्देश्य क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना उसका उद्देश्य। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1919 में क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया, जो कि 1921 में लागू हुआ, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा इतिहास। बाकी इसकी देखते हैं विशेषताएं क्या कहती है इसकी, विशेषताएं, बस अब ध्यान से आप लोग देखते जाओ विशेषताएं, ठीक है, अच्छे से समझ लेना एक बार। सबसे पहला है केंद्रीय और प्रांतीय। विषयों की पहचान कर उन्हें क्या किया गया, पृथक किया गया, उन्हें पृथक किया गया, ठीक है, पृथक किया गया। अब क्यों किया गया अभी बताता हूं, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उन्हें पृथक किया गया, और दोनों को, ठीक है, दोनों को, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों को, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को अपने विषयों पर कानून बनाने की अनुमति, ठीक है। कानून बनाने की अनुमति दी गई। देखो क्या है, केंद्रीय विषय क्या होता है, प्रांतीय विषय क्या होता है। ऐसा विषय, ऐसा कोई मुद्दा जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, वो केंद्रीय परिषद में रखा गया, ठीक है, केंद्रीय विषय माना गया। और जिसमें जो प्रांत के, मतलब जिसमें प्रांत की सरकार भी कानून बना सकती थी, उसको क्या, प्रांतीय विषय में रखा गया, ठीक है। तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों, मतलब ऐसे नियम जिन पर ये जो नियम बना सकते हैं, ऐसे कुछ मुद्दे जिन पर, ठीक है, जैसे शिक्षा, रोजगार वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन पर जो केंद्रीय विषय हो सकते थे उनको, और प्रांतीय विषय हो सकते थे उनको पहचान करके अलग अलग किया गया, ठीक है। और उसके पश्चात जो केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद है, इनको बोला कि आप अपने अपने विषयों पर, जो प्रांतीय विषय थे उस पर प्रांत कानून बनाएगा, और जो केंद्रीय विषय था उस पर केंद्र कानून बनाएगा। तो दोनों को अपने अपने विषयों पर विधि बनाने की, कानून बनाने की, विधान बनाने की क्या शक्ति दी गई। अब जो प्रांतीय विषय बटे थे, ठीक है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में, दो भागों में बांटा, ठीक है। पहले थे आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, ठीक है। एक थे आरक्षित विषय और एक है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय कौन थे और हस्तांतरित विषय कौन थे, ठीक है। आरक्षित विषय में क्या, गवर्नर, देखो मुख्य कौन है यहाँ का, प्रांत का कौन है उस टाइम पर, गवर्नर, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, हम केवल प्रांतीय विषयों की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रांत में कौन है, गवर्नर, ठीक है। अब गवर्नर ने शासन करना है इन विषयों को, गवर्नर ने मैनेज करना है, तो किस किस के माध्यम से, देखो आरक्षित विषय किसके माध्यम से, कार्यपालिका परिषद के माध्यम से, ठीक है, कार्यपालिका परिषद के माध्यम से, ठीक है, कार्यपालिका परिषद के माध्यम से, ठीक है। और ये जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, ठीक है, माध्यम से शासन करता था। बस इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है।
और जो कार्यपालिका परिषद है किसके प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, तो प्रांतीय विषय थे इनके दो भागों में बांटा गया, सबसे पहले आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में कार्यपालिका, जो गवर्नर था प्रांतों में कौन रहेगा, गवर्नर रहेगा ना, गवर्नर। तो गवर्नर किसके माध्यम से, कार्यपालिका परिषद के माध्यम से इन विषयों पर काम करता था। ठीक है, और ये जो कार्यपालिका परिषद थी ये कौन, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। अगला है हस्तांतरित विषय, इस पर क्या गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, गवर्नर का शासन होता था और किसका मदद लेता था वो, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री होते थे, ठीक है, उनकी सहायता से। अब इसको समझना आप लोग। ठीक है, हस्तांतरित विषय देखो दोनों जगह क्या गवर्नर ही है। यहाँ पर गवर्नर किसके माध्यम से कर रहा है, कार्यपालिका परिषद के माध्यम से, प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है। ठीक है, परोक्ष रूप से किसी के माध्यम से कार्य कर रहा है। ठीक है, और विधान परिषद के प्रति ये लोग उत्तरदायी भी नहीं थे। लेकिन जो हस्तांतरित विषय इस पर गवर्नर स्वयं शासन करता था और किसकी सहायता लेता था, यहाँ माध्यम से करा, लेकिन यहाँ केवल सहायता ले रहा है। और किसकी ले रहा है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री थे उनकी ये सहायता ले रहा है। ठीक है, तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा बांटा गया, 1919 के अधिनियम के द्वारा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, यह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हस्तांतरित विषयों पर जो कानून बनाता गवर्नर किसके माध्यम से, हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाता किसके माध्यम से, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से। ठीक है, और आरक्षित विषयों पर कानून कैसे बनाता, कार्यपालिका परिषद के माध्यम से। ठीक है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है। इस प्रकार क्या हुआ, देखो अब प्रांतों में क्या दोहरा शासन हो गया, आरक्षित विषय अलग हो गए, हस्तांतरित विषय अलग हो गए, शासन भी अब दो तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया इस प्रकार, दोहरा शासन यानी कि द्वैध शासन। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, किस अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, यही द्वैध शासन है। देखो दो अलग अलग विषय हो गए। ठीक है, शासन की दो अलग अलग कड़ियां होगी, तो इस प्रकार क्या हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी अन्य विशेषताएं क्या है, देखो केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, द्विसदनीय मतलब दो सदन, अलग अलग सदन, जैसे अभी है ना लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू होगी। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। अभी तक क्या था, देखो विधान परिषद जो कि 1853 के एक्ट में हमने देखा था, विधान परिषद अस्तित्व में आई थी, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, अब उसके स्थान पर उसको तोड़ के दो भागों में, ठीक है, विधान परिषद के स्थान पर क्या आ गई, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जैसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा, तो ये कहां से शुरू हो गए, 1919 के। द्विसदनीय व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल लगातार परीक्षा में बना हुआ रहता है। ठीक है, कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब शुरू की गई, 1919 के एक्ट से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा द्विसदनीय व्यवस्था कहां से शुरू हो जाती है, 1919 के अधिनियम से। ठीक है, जो भारतीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, 1853 में अस्तित्व में आई थी ना ये, 1853 में, तो इसके स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, आगे है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब वोट अब डालना प्रत्यक्ष रूप से। पहले क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ था, जो 1892 का एक्ट था। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष रूप से मैंने लिखा था ना आपको, अप्रत्यक्ष निर्वाचन वहां पर हुआ था, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हो गई। लेकिन जो
वोट डालने का अधिकार था वो सीमित मात्रा में था, मतलब हर किसी को नहीं था। देखो, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर, इन तीनों के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार का अधिकार, मतलब हर किसी को नहीं था वोट डालने का अधिकार। केवल संपत्ति कर या शिक्षा, इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि मताधिकार कौन करेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू होती है? 1919 के अधिनियम से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 से, ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 से। तो तीनों जो निर्वाचन से संबंधित, देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन या परोक्ष निर्वाचन 1892, सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 और प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919। ठीक है, एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया सिविल सर्विस के लिए, ठीक है, सिविल सर्वेंट की भर्ती के लिए, और 1926 में इसका फाइनली क्या गठन किया गया। ठीक है, पहली बार केंद्रीय बजट को, देखो, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से, मतलब जो प्रांत थे उनके बजट से पृथक पृथक कर दिया। ठीक है, केंद्र का बजट अब अलग आएगा, प्रांतों का बजट अलग आएगा। ठीक है, और राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद जो थी, ठीक है, इनको अपना बजट बनाने हेतु, यहाँ पर बजट भी है, ठीक है, बजट, इनको अपना बजट बनाने के लिए अधिकार दिया गया कि भाई तुम अपना बजट अब स्वयं बनाओ। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना बजट अपना स्वयं बनाइए। ठीक है, तो ये अधिकार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय जो राज्यों का था उनके बजट को पृथक किया गया, और राज्य विधान परिषदों को बोला अपना बजट आप स्वयं बनाइए। ठीक है, फिर हम वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्यों का, ठीक है, 3 सदस्यों का यहाँ पर व्यवस्था हो गई। ठीक है, कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें 6 में से 3 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे, और अनिवार्य रूप से। ठीक है, इसके अलावा क्या था? एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो कि 10 वर्ष जांच के पश्चात के अपनी रिपोर्ट देगा। इसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया कि 1919 के 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, एक वैधानिक आयोग इसमें गठित किया गया, उसका प्रावधान किया गया जो जांच करेगा, 10 वर्ष की जांच करेगा। ठीक है, उसके पश्चात अपनी एक रिपोर्ट देगा कि क्या यह प्रभावी रहा या नहीं रहा। लेकिन 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही कौन सा एक साइमन कमीशन गठित कर दिया गया 8 साल में ही। ठीक है, हालांकि 10 साल में होना था लेकिन 8 साल में ही गठित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार के ये भी असफल ही रहा था। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या है? सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का इसमें विस्तार हुआ। जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ था, ठीक है, तो उस आधार पर इसका विस्तार हुआ। ठीक है, और किस किस को यह अधिकार प्रदान किया गया? आधार पर सिखों, ठीक है, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन, मतलब वो अब अपने प्रतिनिधि का वो स्वयं चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम वोट दे सकता था, ऐसे ही अन्य में भी उसका विस्तार किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भारत शासन अधिनियम 1919 की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो आज यहीं तक इस क्लास में करेंगे। अगली क्लास में साइमन कमीशन प्लस 1935 का भारत शासन अधिनियम हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो लोग भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को प्रतिदिन उत्तराखंड की क्लास उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको उत्तराखंड की क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। साथ में 3 दिन आपको पॉलिटी की क्लास और 3 दिन हिस्ट्री की क्लास, अभी आपको जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, उसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं उनको मैं आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों का जिसका भी पुलिस का है या आगे फॉरेस्ट गार्ड है उनके लिए जल्द से जल्द आपका मैटर तैयार हो सके। ठीक है, और आपका एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, तो उसके लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध कराऊं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 दिन आपको उत्तराखंड के बजाय अब लगातार 6 के 6 दिन उत्तराखंड के साथ साथ 3 दिन पॉलिटी और 3 दिन आपको इतिहास की कक्षाएं भी मिलेंगी। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।